नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय मीनू जैन जी। स्वागत और अभिनंदन। दरअसल आज फिर एक बड़ी खबर है और इस बड़ी खबर से दिल्ली में हड़कंप मचा हुआ है। बीजेपी के चाणक्य तो सबको पता है, कांग्रेस के चाणक्य के बारे में भी ज्यादातर लोग जानते ही हैं और उस चाणक्य का नाम है डीके शिव कुमार। जब जब कांग्रेस संकट में फंसी तो डीके शिव कुमार चाणक्य के रूप में उभरे, चाहे वो हिमाचल की सरकार बचाने का दौर हो या फिर राजस्थान का मकसद हो या फिर कहीं और कांग्रेस का संकट हो। और इस बार फिर चाणक्य पर मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने भरोसा जताया है। और कहां भेज दिया? जहां थोड़ी सी सुगबुगाहट है, मतगणना है 4 तारीख को। शायद क्या सरकार बनाने जा रही है कांग्रेस? मुझे तो यही लग रहा है। पहली जो मैं टिप्पणी दूंगा वो मेरी यही है, क्या कांग्रेस को सरकार बनाने की सुगबुगाहट लगी? शिव कुमार पहुंच रहे हैं, भूपेश बघेल पहुंच रहे हैं, वो लोग पहुंच रहे हैं जो सरकारों का गठन कराते हैं। तो कहीं ना कहीं अब जीत का आंकड़ा बीजेपी को असम में भी हड़बड़ी पैदा करता दिख रहा है। बंगाल में एग्जिट पोल वालों ने मुतमईन बीजेपी को करने का प्रयास किया है, लेकिन बीजेपी नहीं मुतमईन है। शुभेंदु अधिकारी कह रहे हैं कि अब आप सब मिलजुल कर रहिए। आज वहां एक व्यक्ति की डेड बॉडी पकड़ी गई है और उस पर लिखा था कि बीजेपी पे वोट देने का ये परिणाम है। मैं इसकी भी निंदा करता हूं, मैं इसकी भी तीखी भर्त्सना करता हूं। मुझे ऐसा भी राज नहीं चाहिए। मुझे संविधान के मुताबिक नियम, कानून, अधिकार का राज चाहिए। मैम, क्या खबर है? क्यों गए हैं ये चाणक्य? क्या असम में जो कल 4 लोगों का एग्जिट पोल अलग से आया है, जो असम के स्थानीय पत्रकार और वहां के संस्थान है, वो कह रहे हैं मामला 75 और 65 में उलझा है। जी जी, देखिए, जो डीके शिव कुमार है, वर्तमान में वो कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री भी हैं और वो यहाँ असम के में जो उनको भेजा गया है आज अचानक, आज सुबह। और अभी देखिए मतगणना में, मतलब परसों, यानी कि आज का दिन और कल का दिन और देन डे आफ्टर टुमारो, मतलब परसों के दिन मतगणना होने वाली है। और आपके जो एग्जिट पोल्स हैं उनका आप सब लोगों ने सुन ही लिया है क्या है। लेकिन जो आज सुबह डीके शिव कुमार का वहां पहुंचना एक 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 सुगबुगाहट को जन्म देता है कि क्यों पहुंचे। अगर कांग्रेस वहां हारने वाली है तो डीके शिव कुमार को वहां पहुंचने की कोई जरूरत ही नहीं थी और वो पहुंचते भी नहीं। कि अगर कांग्रेस की हार सुनिश्चित होती, जैसा कि हमारे एग्जिट पोल्स ने बता रखा है कि कांग्रेस बुरी तरह हारने वाली है, तो वहां डीके शिव कुमार, जो कि कांग्रेस के न केवल संकट मोचक माने जाते हैं, बल्कि वो कठिन परिस्थितियों में, जिसको कहते हैं ना कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, मतलब कहीं पे भी कोई या तो समस्या का सुलझाना हो या कोई एक नया रास्ता निकालना हो या सरकारों को नया गाइडेंस देना हो, जैसा कि अभी आपने हिमाचल का भी जिक्र किया कि वो इस तरह के संकटों में, इस तरह के टाइम पे डीके शिव कुमार को भेजा जाता है। अब इसमें मुझे ऐसा, जो आपने पूछा कि क्यों है, और आप ये भी ध्यान दीजिए उनके डीके शिव कुमार के साथ छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी हैं। तो दो बड़े इतने कद्दावर नेताओं का वहां पहुंचना, जिनकी की दोनों की साख एक ही जैसी है इस मामले में, और उनका वहां पहुंचना इस बात का साफ संकेत करता है कि अंदरूनी खबरें जो बता रही हैं कि जो असम में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, इसमें एक संभावना ये हो सकती है कि उतनी क्लियर मेजोरिटी से सरकार ना बनने जा रही हो, लेकिन सरकार जरूर स्पष्ट बहुमत की सरकार वहां बनने जा रही है। और इसका इसकी जो हवा में जो होती है ना, एक खुशबू पहचान में आती है कि जो आपके ये पवन खेड़ा है, जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं पवन खेड़ा, उनको सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। ये सुप्रीम जो पवन खेड़ा है, आपका इनका और हिमंता बिस्व शर्मा की आपस में जो 1 महीने से ज्यादा जो कहते हैं ना कुत्ता बिल्ली के जैसी वो चल रही है, लड़ाई चल रही है,
वो उसका पटाक्षेप कल हो गया। और वो भी तब हुआ, पहले आप वो तेलंगाना गए, वहां से उनको एंटीसिपेटरी बेल मिल गई, फिर वो उसका अवधि खत्म हो गई, वो सुप्रीम कोर्ट गए उसको बढ़वाने के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप वापस जाइए आसाम के हाई कोर्ट। असम हाई कोर्ट गए, असम हाई कोर्ट ने उनकी बेल रिजेक्ट कर दी। उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट गए, मतलब वापस उसी सुप्रीम कोर्ट गए, उसी सुप्रीम कोर्ट जिसने की बेल के लिए उनको हाई कोर्ट भेजा था। कल उन सुप्रीम कोर्ट ने बड़े सख्त लहजे के, सख्त हिदायतों के साथ में सख्त सख्त भाषा का उपयोग करते हुए पवन खेड़ा को उन्होंने बेल दे दी। और न केवल बेल दी, उन्होंने जो वहां के मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में हिमंता बिस्वा शर्मा, उनको काफी एक तरीके से फटकार लगाई है। जो उन्होंने भाषा का इस्तेमाल किया पवन खेड़ा के लिए, तेरा पेड़ा बना दूंगा, पेल दूंगा तुझे, और ये और भी बहुत कुछ अभी तो याद नहीं आ रहा है हम लोगों को उन्होंने, लेकिन ऐसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया कि जिसको एक मुख्यमंत्री के मुंह से तो कतई भी ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था। तो पवन खेड़ा की रिहाई भी इन्हीं कारणों के मद्देनजर जो बेल मिली है, वो एक जो कहते हैं कि हम कहते हैं ना कनेक्टिंग द डॉट्स, कि कई सारी चीजों को एक साथ मिला के अगर जोड़ के देखा जाए तो ऐसा लगता है कि असम में कांग्रेस के अच्छे दिन आने वाले हैं। जो और ये देखिए, लोग कह रहे हैं कि नहीं असम में जो है पवन खेड़ा की जो बेल का जो मसला हुआ उसकी वजह से वहां वोटों पे फर्क पड़ा होगा। नहीं, पवन खेड़ा जो है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस वोट पड़ने से 3 या 4 दिन पहले कर चुके थे, और उसका बहुत बुरा प्रभाव वहां के मतदाता के मनोमस्तिष्क पे पड़ा था। पवन खेड़ा की गिरफ्तार 9 तारीख को वहां वोटिंग हो गई, 7 तारीख को पुलिस उनके घर पहुंची। पवन खेड़ा ने जब तक तेलंगाना हाईकोर्ट से वो एंटीसिपेटरी बेल ले चुके थे। ये जो हाईकोर्ट और ये सुप्रीम कोर्ट तक का मसला तो बहुत बाद की बात है। वोटिंग तो बहुत पहले हो चुकी थी, और उस समय बहुत ज्यादा थूथू हो रही थी हेमंता बिस्वा शर्मा की, कि दूसरों के ऊपर पत्थर फेंकने से पहले हेमंत बिस्वा शर्मा को ये देखना चाहिए था कि वो खुद कांच के घरों में रह रहे हैं। और अब आप देखेंगे कि हेमंत बिस्वा जो पवन खेड़ा की जो बेल हुई है उसके ऊपर हेमंत बिस्वा शर्मा की कोई भी जली कटी टिप्पणी नहीं आई है, जो जिसके लिए कि हेमंत बिस्वा शर्मा जाने जाते हैं। इसका मतलब क्या है, लोग क्या होता है, जो हमारी जो एजेंसीज हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जो ये पोल करने वाली एजेंसीज है, एग्जिट पोल्स करने वाली एजेंसीज है, ये माहौल से प्रभावित हो गई। पोल के बाद का 9 तारीख को मतदान हो गया, उसके बाद का जो माहौल बना हुआ था कि पवन खेड़ा यहाँ जा रहे थे, वहां जा रहे थे, कांग्रेस परेशान थी, ये था वो था, उनको लगा कि अब तो यहाँ कांग्रेस की सरकार बनने का कोई उम्मीद है नहीं और इन्हीं की सरकार बनेगी, रिपीट हो रहे हैं। लेकिन वो इस बात को उन्होंने जो पोल बनाया है उसको जो प्रेडिक्शन की है वो करते टाइम ये भूल गए कि पोल जो है, मतदान जो है 9 तारीख को हो चुका था, 9 अप्रैल को हो चुका था। तो जो होना था, जो जनता का जो नाराजगी थी और जो गुस्से में आई जनता की ये क्या काम कर रहे हैं। और आप देखिए कि उससे पहले जो एक जो तरुण जो अपने गोगोई हैं, गौरव गोगोई, उनका एक बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही मतलब एक पॉजिटिव नोट के साथ कांग्रेस का वहां पे प्रचार कार्य चल रहा था और उम्मीद की जा रही थी कि यहाँ पे सरकार बनेगी, क्योंकि भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा हो चुकी है हेमंत बिस्वा शर्मा के कार्यकाल में। और अब हेमंत बिस्वा शर्मा ने जब ये पवन खेड़ा जिस तरीके के प्रूफ ला रहे थे, उनका जवाब तो दिया नहीं, उसके बजाय उन्होंने ये कराना शुरू कर दिया कि इनको मैं अरेस्ट करा दूंगा। और उसने ये तक कहा कि यहाँ की जेल में सड़ेगा ये जिंदगी भर, कि अगर मैं मुख्यमंत्री बन गया तो। उन्होंने ये तक कहा अरेस्ट के बाद। लेकिन वो सब चीजें कहने से पहले वो हेमंत बिस्वा शर्मा ने ये नहीं, उन्होंने इन चीजों का जवाब नहीं दिया कि उनकी पत्नी के नाम जो दुबई में प्रॉपर्टीज है, अकूत संपदा है, 3 पासपोर्ट हैं, उसके बारे में वो कुछ नहीं बोले, हाँ या ना का उन्होंने जवाब नहीं दिया। और जो सरकार, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, उन्होंने कहा है कि देखिए जो इन्होंने जो भी कहा है वो मानहानि के मुकदमे, मानहानि की श्रेणी में आता है। आप मानहानि का मुकदमा करिए, इसके लिए आपको हिरासत में रख के उसकी वो करने की जरूरत नहीं है, आपको हिरासत में लेके गिरफ्तार करके हिरासत में करने की जरूरत नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी टिप्पणी है, मतलब जो, और इवन जो हेमंत बिस्वा शर्मा का मुकदमा लड़ रहे हैं वो सरकारी वकील तुषार मेहता लड़ रहे थे।
तो उसके बावजूद भी वहां से जमानत मिल जाना, देखिए जो ये अदालतें होती हैं और जो ब्यूरोक्रेसी होती है, इनको आने वाली घटनाओं की इनकी तरफ हवाएं पहले पहुंचती है, ये सूंघ लेते हैं पहले। हम और आप लोग तो बहुत बाद में सूंघ पाते हैं। हम तो आज शिव कुमार को देख के और भूपेश बघेल को आसाम के एयरपोर्ट पे उतरते देख के हमें ये हुआ कि यहाँ तो कुछ नया घटने वाला है, यहाँ तो कांग्रेस की सरकार बनने वाली है शायद। अदरवाइज तो उनका मतलब आप देखें भी तो कोई तुक ही नहीं बनता अगर वहां पे सरकार ना बन रही हो, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि सरकार जो कांग्रेस है अक्सर देर कर जाती थी पहले कि सरकार बनने वाली है और 4 तारीख के बाद पहुंचेंगे प्रतिनिधि या ऑब्जर्वर्स। तो अब कांग्रेस ने जिसको कहते हैं प्रोएक्टिव हो गई है, तो जो जो उनको उम्मीद नजर आ रही है, जो अंदरूनी बातें जो सर्वे वगैरह बता रहे होंगे उनसे उनको लगता है कि शायद वहां सरकार बनने वाली है। और ये देखिए ये जो सर्वे आए हैं इन पे विश्वास ना करने का एक बहुत बड़ा कारण है एक्सिस माई इंडिया ने वो कारण बता दिया है। उसने जो कहा है कि कोई बता नहीं रहे हैं, वो बता तो बंगाल में नहीं रहे हैं, उससे ये पता चलता है कि जो ये पोल्स होते हैं एग्जिट पोल्स, इनमें केवल तुक्का लगा देते हैं। वो एक अपने स्टूडियो में बैठ के वो लिख देते हैं कि 50 इसको, 25 इसको, 50 इसको, 15 इसको, हो गया एग्जिट पोल हो गया, और उस चक्कर में एक हवा बंध गई है। तो अब जो लगता है कि लेकिन कांग्रेस के कद्दावर नेताओं का वहां पहुंचना इस बात का स्पष्ट संकेत देता है कि कांग्रेस की सरकार वहां बनने जा रही है। अदरवाइज जितनी जो सीटें एग्जिट पोल वालों ने दी है उस हिसाब से तो कांग्रेस क्या जाएगी, वहां तो मायूसी होनी चाहिए थी वहां के कांग्रेस के कैंप में। तो उल्टे वहां कर्नाटक से और छत्तीसगढ़ से नेता आ रहे हैं टॉप लीडर। तो उसमें मेरा मानना ऐसा है कि कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में बनने जा रही है, स्पष्ट बहुमत की सरकार बनने जा रही है, या स्पष्ट बहुमत के बहुत नजदीक की सरकार वहां बनने जा रही है। बाकी का तो हम आपको 4 तारीख को बताएंगे कि किसकी सरकार बनी या नहीं बनी। लेकिन क्योंकि हम पत्रकारों का काम यही है कि जो घटनाएं घटित हो रही हैं हमारे आसपास उनका डॉट मिला के और एक तस्वीर आपके सामने रखना, तो बड़े कद्दावर नेताओं का वहां पहुंचना और पवन खेड़ा की जमानत की अर्जी मंजूर हो जाना, अग्रिम जमानत की, इस बात की पुख्ता ताकीद कर रहे हैं कि वहां कुछ होने वाला है। जी मैं अगर बात करूं तो डीके शिव कुमार का जाना, भूपेश बघेल का जाना और कई सर्वे जो रिपोर्ट्स थी उसके मुताबिक अब ये कहा जा रहा है कि टक्कर नेक टू नेक है। ऐसे में क्या AIUDF जो अलग लड़ी है तो क्या उससे संपर्क साधने का कांग्रेस प्रयास करेगी? क्योंकि अगर वो 10 सीटें ले आई और कांग्रेस के पास 55 सीटें हुई तो गठबंधन की सरकार बन जाएगी। 65 सीट पर बहुमत है, बहुमत तो वहां 64 सीट पर है, लेकिन 65 जिसके पास होंगी उसकी तो फाइनली सरकार हो गई। या 60 आ गई तो भी 5 सीटें चाहिए, 10 सीटें चाहिए। तो क्या इसीलिए डीके शिव कुमार, भूपेश बघेल पहुंच रहे हैं? यानी अगर कांग्रेस के चाणक्य पहुंच रहे हैं तो कोई तो खास वजह है, किसी के पास ऐसे ही समय तो नहीं है। और राज्यों में भी काउंटिंग हुई, क्यों नहीं गए भाई? जाना तो सभी राज्यों में चाहिए, बंगाल क्यों नहीं कोई जा रहा है? चुनाव तो बंगाल में भी अकेले रह के लड़ा है, लेकिन जहां सत्ता के नजदीक जाते दिखते हैं वहां प्रयास किया जाता है। तो इस पर आपकी क्या राय? आपने बिल्कुल सही उठाया है मुद्दा। मैंने जैसा कहा कि या तो बहुमत के नजदीक पहुंच रहे हैं या स्पष्ट बहुमत मिल रहा है। तो दोनों स्थितियों में जो मैं ये कह रही ना कि वो कोई चांस नहीं छोड़ना चाहते कि बाद में ये ना हो कि पहले से जो मैनेजर्स थे, जो ट्रबल शूटर्स हैं और जो चाणक्य हैं वो पहुंचे नहीं और लोकल नेता संभाल नहीं पाए। तो उसमें क्या जो आपने बदरुद्दीन के बारे में बोला, उनका संभावना बिल्कुल, क्योंकि अगर जीत की स्थिति आती है और वो भी 10 एक सीट ले आते हैं तो वो कतई भी विष्णु शर्मा के साथ नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने जिस तरह की भाषा मुसलमानों के खिलाफ, गंदी अश्लीलतम भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है कि मियाँ भाई को 5 रुपया रिक्शा का बनता है तो उसे 4 रुपया देना चाहिए, या उनको हम जो घुसपैठिए, मतलब उन्होंने तो एक शब्द उनके लिए याद कर दिया है। वो मुसलमान की जगह घुसपैठिया वर्ड इस्तेमाल करते हैं और पब्लिक समझ जाती है कि मुसलमानों के बारे में बात कर रहे हैं। और देश के जो नागरिक हैं उनके बारे में वो बार बार इस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे में हमें तो कतई नहीं लगता कि जो AIUDF है वो जो है इनके साथ जाएंगे, आपके भाजपा के साथ जाएंगे। और जाने का सवाल भी नहीं है क्योंकि असम के मुसलमानों ने बहुत सहा है।
वहां पे जितना भी प्रॉब्लम, जहां आप देखिए सीए एनआरसी से उनकी दिक्कतें शुरू हुई हैं और आज तक खत्म नहीं हो रही हैं। आज भी जो माना ऐसा जा रहा है कि अगर हेमंत बिस्व शर्मा की सरकार दोबारा बन जाती तो बन जाती है, मतलब हम कह नहीं सकते। तो उसमें मुसलमानों के लिए वो जो कहते हैं वो ये कह रहे हैं कि हम तो, वो एक इंटरव्यू में कह रहे हैं, एक चैनल को इंटरव्यू देते हुए कह रहे हैं कि हम तो रात को इन्हें मियाओं को इकट्ठा करके बॉर्डर पे ले जाते हैं और वहां से धक्का दे देते हैं। तो जबकि वो इतनी असंवैधानिक बात कर रहे हैं। हमारे देश की बांग्लादेश के साथ प्रत्यर्पण संधि है, तो हम उनको बगैर रात, क्या जरूरत है रात में ले जाके धक्का देने की? मतलब एक देश जो है दूसरे देश के नागरिकों को भगाने के लिए उनको धक्का दे रहा है। अरे जैसे अमेरिका ने भेजा था प्लेन में भर के, ऐसे तुम भेज दो बसों में भर के। आप धक्का क्यों देके भेज रहे हैं उनको रात में? तो आप जो इस तरीके का एक मुख्यमंत्री जो ये बातें कह रहा है, तो वो बातें गले उतरने वाली बातें नहीं है और उनकी छवि को और ज्यादा गिराती हैं। और मैं एक चीज और बता देती हूँ कि हेमंत बिस्व शर्मा का जो रवैया है उससे मुझे ऐसा लगता है कि हेमंत बिस्व शर्मा से केंद्रीय नेतृत्व भी बहुत ज्यादा खुश नहीं है। और कयास तो यहाँ तक लगाए जा रहे हैं कि अगर भाजपा, हालांकि जीतने का संभावना अब नहीं लग रही है, अब जब शिव कुमार और भूपेश बघेल पहुंचे हैं तो वहां कुछ और ही पिक्चर बनने वाली है। तो शिव कुमार तो बनने वाले ही नहीं है वहां पे, सॉरी ये आपके क्या नाम है इनका, बिस्व शर्मा, कि इनका तो पत्ता वहां से साफ होने वाला है। या तो इनको सेंटर में लाया जाएगा या व्हाटएवर जो भी कुछ इनका बनेगा। तो जो अपने जो बदरुद्दीन है उनकी पार्टी का तो 100%, देखिए सरकार चाहे स्पष्ट बहुमत से बन जाए कांग्रेस की या उनका सहयोग लेना पड़े, वो तो खुश होके देंगे सहयोग कि एटलीस्ट कम से कम असम के मुसलमानों की जो दुश्वारियां हैं वो खत्म हो जाएंगी इसके साथ ही। और डेफिनेटली अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो गौरव गोगोई तो मुख्यमंत्री डेफिनेटली बनने वाले हैं। लेकिन कोई छोटी बात नहीं है वहां पे दो इतने बड़े कद्दावर नेताओं का पहुंचना वहां एक किसी न किसी कारण से पहुंचे हैं, और वो कारण एज ए पत्रकार हमारी नजर में सरकार बनने की उनको आहट मिल रही है। जी, अब आहट मिल रही है तभी तो ये लोग जा रहे हैं, मैं आपकी बात से सहमत हूं। लेकिन बस अब कुछ समय बाकी है और कुछ समय बाद मतगणना होगी। मतगणना से पहले जिस तरीके से आज बंगाल में पुनर्मतदान भी हो रहा है और धीरे धीरे वहाँ का तो अब 1 माह का समय भी होने जा रहा है। 9 तारीख को शायद वोट पड़े थे और आज 2 तारीख हो गई है। वैसे ये सब तो बहुत गलत है, जब वोट पड़ जाए तो तीसरे दिन मतगणना हो जानी चाहिए। सॉरी, जो पहले होती थी तीसरे दिन हर हाल में मतगणना हो जानी चाहिए। इतने दिन तक ढेरों लोग लगाए जाते हैं, सुरक्षा व्यवस्था लगाई जाती है तो सरकार का ही खर्चा, और सरकार का खर्चा नहीं होता है, खर्चा होता है हम जैसे टैक्स पेयर की जो सभी टैक्स देते हैं उनके पैसे को इस तरीके से क्यों बर्बाद किया जाए। मैम ये भी मेरा एक आपसे सवाल है कि आखिर 1-1 महीने तक उन मतपेटियों को रखाना, सुरक्षा व्यवस्था, उस राज्य में 1 महीने तक आचार संहिता लागू रहना, वहाँ के विकास को प्रभाव होना। भारत में तो हर समय कहीं ना कहीं एक भी राज्य ऐसा नहीं है जो साल में एक बार वहाँ आचार संहिता लगती नहीं हो। कभी पंचायत चुनाव की, कभी नगर चुनाव की, कभी निकाय चुनाव की, कभी जिला पंचायत चुनाव की, कभी ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव की, कभी स्थानीय चुनाव की, कभी फलाने चुनाव की, कभी विधायकी का चुनाव, कभी विधान परिषद का चुनाव, कभी पार्षद का चुनाव। तो हमेशा ही आचार संहिता में गुजर जाती है, तो इसका विकास से क्या कोई वास्ता नहीं पड़ता है? तो क्या जरूरत है 1-1 महीना मतगणना का इंतजार का? मैं तो ये भी मानती हूं कि ये जो राज्यों के चुनाव एक साथ पड़ जाते हैं विधानसभाओं के, तो जिसका चुनाव होगा उसका रिजल्ट डिक्लेयर करें। भाई मुझे एक चीज बताइए, असम में जो चुनाव हुआ उसका क्या असर पड़ेगा तमिलनाडु पे? एक कॉमन सेंस की बात है, मतलब क्या असम का मतदाता तमिलनाडु के जो रिजल्ट है उससे प्रभावित होकर वोट डालेगा? नहीं डालेगा, क्योंकि हर राज्य के नागरिकों की अपनी अलग समस्याएं हैं, अपनी अपनी अलग अलग राजनीतिक सोच है, अपना अपना एक मतदान करने का तरीका है, अलग अलग उनकी समस्याएं हैं और अलग अलग विचारधाराओं से प्रभावित हैं अलग अलग राज्य के लोग। मैं एक बार के लिए असम और बंगाल का मान सकती हूँ कि शायद आजू बाजू हैं दोनों, तो कुछ प्रभाव पड़ सकता है क्योंकि उनकी जो पॉपुलेशन है उनका आपस में आना जाना लगा रहता है। लेकिन आपने उसमें तमिलनाडु, पुदुचेरी और आपका ये सारे, मतलब सारे राज्यों को आपने एक ही माइल में पिरो दिया। ठीक है, चुनाव एक साथ करवाइए, एक तो चुनाव ही 1 महीने तक,
ये आप एक वन नेशन और वन इलेक्शन का ड्राग लाते हैं। अगर इस तरीके से 5 राज्यों के चुनाव 1.5 महीने तक चलेंगे तो कैसे होगा वन नेशन वन इलेक्शन। और ये जो असम के चुनाव की बात कर लीजिए, जिनका 9 तारीख को पिछले मतदान हो चुका है, 9 अप्रैल को, अब 4 मई को जाके मतगणना होगी। मतलब महीने भर, लगभग महीना भर से वहां मतपेटियां पड़ी है। मतलब उसमें कुछ भी हो सकता है। आजकल तो गर्मी है, उसमें थर्मल पेपर होता है, पता नहीं वीवीपैट का जो पेपर होता है वो थर्मल पेपर होता है। थर्मल पेपर गर्मी में आप अपने घर पे लाइए, जो बिल आते हैं, आप मॉल से शॉपिंग करके आते हैं, पुराना बिल आपको पढ़ने को ही नहीं आता है कि क्या हो गया इसमें, उड़ जाती है क्योंकि उसकी इंक थर्मल पेपर की, वो ज्यादा गर्मी में वो उड़ जाते हैं। तो ये चीज जो है ना, सरकार का हमें ये सब हमें नहीं समझ में आता कि महीना महीना भर चल रहे हैं चुनाव, और फिर आप कहते हैं वन नेशन वन इलेक्शन की आप दावा ठोकते हैं। तो कैसे करवाएंगे एक साथ एक सारे देश के 28 राज्यों के चुनाव? वो संभव ही नहीं है अगर आप इस तरीके का ये करेंगे। और इसको कहा जाए कि एक राज्य दूसरे राज्य के चुनावों को प्रभावित करता है, मैं नहीं मानती हूँ। तो ये बिल्कुल गलत वो है, और ये तरीका भी गलत है। मतलब 9 तारीख को पिछले महीने की 9 तारीख को जनता मत दे चुकी है और उसको ये नहीं पता है कि सरकार किसकी बनने वाली है। मतलब ये एक बड़ा हास्यास्पद सा तरीका है। और इसमें राज्यों में भी आप ये देखिए ना कि दूरी कितनी है, आपस में कितनी कितनी दूर राज्य हैं, और उसके बाद आप जनता जो है इंतजार कर रही है। और इसमें भी अभी आप देखिएगा कोई 4 तारीख को ही थोड़ी आ जाएंगे नतीजे। जहां इनको दिखाई दे रहा होगा हार रहे होंगे, बीजेपी हार रही होगी, वहां आप देखिएगा किस तरीके से शाम को देर रात तक, अगले दिन तक नतीजे आएंगे। जबकि कहा यह जाता है कि ईवीएम को इसलिए इस्तेमाल किया जाता है, भाई बैलेट पेपर इसलिए नहीं करेंगे इस्तेमाल क्योंकि देर लगती है उसमें मतगणना में, इसलिए हम ईवीएम करेंगे। मतदान भी तेज होता है और मतगणना भी तेज होती है। कहाँ मतगणना तेज होती है? आज भी उसी तरीके से 2-2 दिन लग जाते हैं पूरा रिजल्ट आने में। आप मतदान बैलेट पेपर से कर ले चाहे ईवीएम से कर ले, आप एक साथ एक बार में परसेंटेज कितना मतदान हुआ वो भी देने के सक्षम नहीं है। आपने लोकसभा में तो 11-11 दिन बाद तक मतदान का प्रतिशत बढ़ा के बताते रहे आप। वो तो इतना हल्ला गुल्ला मचा तो थोड़ा इनके ऊपर दबाव पड़ा। नहीं तो मानना तो यही है कि इसमें हेराफेरी होती है, इसलिए इतना लंबा लंबा आप खींचते हैं। लेकिन ये 4-4, और उसमें भी आप बंगाल का देखिए ना, 29 को, मतलब अभी पूरा हो चुका चुनाव, और 4 तारीख को, मतलब इतने दिन तक आप क्या करेंगे? मतलब उनको किसी कनस्तर में डाल के हिलाएंगे क्या कि भी बहुत सारी दवाइयों का मिक्सचर बना के और फिर देंगे मरीज को इकट्ठा करके? तो ये आप जो करते हैं, ये हमें तो समझ नहीं आता। उससे एक जो है ना विश्वास घटता है जनता का कि कुछ बेईमानी या कुछ चालबाजी तो नहीं है इसके पीछे, कि जो 5 दिन तक कायदे में, तो जिस दिन मतदान हुआ था उसी दिन शाम को मतगणना शुरू हो जानी चाहिए, जैसा कि पहले भी होता था। और चलिए शाम को नहीं करते, आप अगले दिन कर लीजिए। शाम को नहीं करना चाहते हैं तो आप अगले दिन कर लीजिए और शुरू करिए उसका रिजल्ट आना। अरे बंगाल की तो 29 तारीख को लास्ट हुआ है, और 4 राज्यों में आप शुरू कर दीजिए ना मतगणना। लेकिन नहीं, इनको तो वही है ना कि सनसनी पैदा करना कि 5 राज्यों का एक साथ होगा। और आप देखिएगा हमारे जो न्यूज चैनल्स हैं, गोदी मीडिया के न्यूज चैनल्स, वो किस तरीके से डंके बजा बजा के, हूटर बजा बजा के, और पता नहीं क्या क्या नौटंकी करेंगे। मेरे ख्याल से तो एक जिस राज्य का समाप्त हो जाए उसी के साथ साथ रिजल्ट देके और सरकारें बन जानी चाहिए। लेकिन ये जो सरकार है, इनका निजाम है, इनका अलग है। पता नहीं क्या चालाकियां रहती हैं, हम तो इस चीज को कभी पकड़ नहीं पाए। कभी ये इनका निजाम बदलेगा तो कुछ ब्यूरोक्रेट्स बताएंगे कि इसके पीछे राज क्या क्या होता था, कि 5-5 दिन बाद मतगणना होना कोई समझदारी की बात नहीं है। और आज तो संचार की सुविधाएं इतनी हैं, सबसे बढ़िया से बढ़िया आपके पास ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। वो था कि पहले की कच्ची सड़कें थी, पता नहीं यहाँ से वहां मतपेटियां एक जगह इकट्ठी करने में टाइम लगता था। अब क्या टाइम लगता है? अब तो चॉपर से आप उठा के ले जा सकते हैं, बहुत कुछ, बहुत साधन है। तो लेकिन क्या होता है कि अगर नियत में खोट हो तो फिर तो देरी ही लगेगी, और इसमें तो अभी देखना पड़ेगा। देखिए इतनी नियत की खोट के बावजूद भी देखिए जनता का वर्डिक्ट। मैं वापस यहीं आ जाती हूँ आपके आसाम के ऊपर, कि एक छोटी घटना नहीं है शिव कुमार और भूपेश बघेल का आसाम पहुंचना, कोई बहुत बड़े घटनाक्रम की तरफ संकेत कर रहा है उनका वहां आगमन। और हम इंतजार करेंगे कि 4 तारीख को क्या नतीजा आता है, क्योंकि छोटा सा स्टेट है, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी नतीजा आएगा पुदुचेरी और आसाम का। तो जी
चलिए फिलहाल इस खबर को यहीं विराम देंगे और देखते हैं कि अब असम में और बंगाल में क्या चुनाव परिणाम कहते हैं। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।